जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी। आज का टॉपिक रहेगा सामूहिक कृषि। क्या रहेगा? सामूहिक कृषि। देखो भाई, अच्छी क्लास है। लेसन खत्म हो जाएगा, सामूहिक और खनन दो बचे हुए हैं। उसके बाद चौथा लेसन खत्म। 4 लेसन मैंने यूट्यूब पर आपको करवा दिए हैं। कितना आपका प्यार मिला वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और लास्ट तक देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपको मजा आने वाला। देखो, सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि क्या है? जो समूह बनाकर एक कृषि की जाती है उसको सामूहिक कृषि कहते हैं। इन समूह बनाकर एक कृषि की जाती है और ऐसी कृषि है अब वो कृषि का उत्पादन, आत्मनिर्भरता और कृषि में दशा सुधारने के लिए की जाती है। तो देखिए, ये पहली कृषि सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और सबसे पहले देखो, सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत क्या है। जो सामूहिक कृषि है इसका आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो आधारभूत सिद्धांत देखें तो इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। ये इसका आधारभूत सिद्धांत है। बहुत बारी पेपर में पूछा गया है कि सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो आपका उत्तर रहेगा कि सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और स्वामित्व संपूर्ण समाज के पास होता है और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। तो ये इसका आधारभूत सिद्धांत है। याद हो गया? ठीक है। सामूहिक कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ, अगर हम बात करें इस कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ, तो आपका उत्तर आएगा पूर्वी सोवियत संघ से, वर्तमान का रूस। पूर्वी सोवियत संघ से इस कृषि का प्रारंभ होता है सबसे पहले विश्व के अंदर। ठीक है भाई, ये प्रश्न बहुत बारी पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप। ठीक है भाई, आगे देखो। अब सोवियत संघ में ये कृषि क्यों प्रारंभ की गई, एक प्रश्न ये भी बनता है कि सामूहिक कृषि का प्रारंभ पूर्वी सोवियत संघ में ही क्यों हुआ। सामूहिक कृषि उसका प्रारंभ पूर्वी सोवियत संघ में ही क्यों हुआ? क्योंकि वहां कृषि दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि है वो प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ से हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ ले आपसे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सामूहिक कृषि का प्रारंभ सोवियत संघ में ही क्यों किया गया। क्योंकि सोवियत संघ में कृषि दशा सुधारने, उत्पादन में वृद्धि करने, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस कृषि का वो प्रारंभ किया गया। जैसे अपने भारत में 1966 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि भारत के लोगों को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, क्योंकि पहले हम अनाज विदेशों से खरीदते थे, गेहूं वगैरह का। अब देखो, सामूहिक कृषि का पूर्वी सोवियत संघ में नाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है भाई? कोलखोज। ये नाम याद रखना भैया, पूछेगा आपकी सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? कोलखोज। अगर हमसे ये कह दे कि कोलखोज क्या है, कोलखोज क्या है, फिर क्या उत्तर आएगा भाई? क्या है? ये मान लो प्रश्न आ गया कोलखोज क्या है, तो उत्तर क्या आएगा? सर उत्तर तो सीधा ऐसा आएगा, क्या कि सोवियत संघ में सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का प्रादेशिक नाम, प्रादेशिक या कह दो स्थानीय नाम क्या है? कोलखोज कृषि है भाई। ठीक है, तो बता दोगे कि सामूहिक कृषि को पूर्वी सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? कोलखोज। और कोलखोज क्या है? ये सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का प्रादेशिक नाम है भाई। ओके, उसके बाद देखो, सभी किसान अपने संसाधनों जैसे भूमि है, पशुधन है और श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं इसके अंदर। यानी सामूहिक कृषि के अंदर सभी किसान है वो अपने संसाधन जैसे भूमि है, पशुधन है और श्रम को मिलाकर कृषि करते हैं। इसकी विशेषता है भाई। ओके, फिर है ये किसान अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग है वो अपने अधिकार में भी रखते हैं। यानी सामूहिक कृषि करने वाले जो किसान है वो अपने दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए छोटा सा भाग भूमि का वो अपने पास भी रखते हैं। सारी खेती वो दूसरों को ठेके पे नहीं दी जाती भाई। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो यहाँ से सामूहिक कृषि की विशेषता भी मान सकते हैं। ये थी अपनी छोटी सी सामूहिक कृषि। अब मैं आपको कराऊंगा खनन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लो। खनन देखो, खनन करेंगे अपने आप, और खनन में परिभाषा पढ़ेंगे और प्राचीन समय में मानव विकास के इतिहास में खनन की अवस्थाएं क्या थी,
प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग क्या था और खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और आपका उसमें खनन कार्य की लाभप्रदता किन बातों पर, दो बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। और खनन की विधियां कौन कौन सी है, ये सारी चीजें अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले। तो खनन देखो पहले, खनन पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलने वाले विविध प्रकार के धात्विक और अधात्विक एवं ईंधन खनिजों को यंत्रीकरण या मानव द्वारा खोद कर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। बिल्कुल आसान है, या सीधा लिख देना, पृथ्वी को खोद कर धात्विक और अधात्विक या ईंधन खनिज जो निकाले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि खनन विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की अवस्था क्या थी, कि प्राचीन मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की अवस्थाएं क्या थी। तो भाई पाषाण युग आया, पहले कौन सा युग आया, पाषाण यानी पत्थर युग, इसको बोलते हैं पत्थर युग। क्या बोलते हैं इसको, पत्थर युग बोलते हैं भाई, पत्थर युग, ठीक है। उसके बाद तांबर युग है, इसको तांबा युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा युग, ठीक है। कांस्य युग और लोहा युग, ये वर्तमान युग है भाई। ये कौन सा है, वर्तमान, या हम कहें आधुनिक युग, आधुनिक युग है ये, आधुनिक, ठीक है। लोहा युग को आधुनिक युग बोलते हैं। आई बात समझे, इसको आधारभूत उद्योग भी बोला जाता है, आधारभूत उद्योग, लोहा को आधारभूत उद्योग बोला जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग, प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग भाई देखो, एक तो औजार बनाने में किया जाता था, इसमें औजार बनाने में, एक बर्तन बनाने में किया जाता था, और एक हथियार बनाने में। देखो औजार और हथियार में अंतर है। औजार में तो अपने क्या है, जैसे कोई ये बना लिए खुरपी खारपी जो भी है काम में आने वाली, घर में काम में आने वाली, और हथियार का मतलब कोई बर्छी है, कोई तलवार है, इस प्रकार के अपन ने बना ली। ओके। खनन का वास्तविक विकास, देखो ये खालिस्तान है, खनन का वास्तविक विकास, खालिस्तानी औद्योगिक क्रांति आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, औद्योगिक क्रांति आ जाएगा भाई। औद्योगिक क्रांति के बाद कहां हुआ, आपका उत्तरासर इंग्लैंड में हुआ। कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ। तो अच्छा प्रश्न है कि खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के बाद और कहां हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद खनन को प्रभावित करने वाले दो कारक है भाई, एक है भौतिक कारक और एक है आर्थिक कारक। अगर हम भौतिक कारकों की बात करें तो भौतिक कारकों में क्या होता है, इसमें खनिजों के निक्षेप का जमाव देखा जाता है, साथ में खनिजों की श्रेणी की उपस्थिति देखी जाती है, ठीक है। और आर्थिक कारकों में क्या होता है, आर्थिक कारकों में खनिजों की मांग होती है, खनिजों की मांग। उसके बाद इसमें विद्यमान जो तकनीकी ज्ञान है वो देखा जाएगा, उसमें खनिज निकालने में जो व्यय आता है, खर्चा आता है, वो देखा जाएगा। यानी यातायात पर खनिज निकालने में जितना खर्चा आएगा वो आर्थिक कारकों में देखा जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अपने करते हैं इसके अंदर एक प्रश्न बना के, और फिर उसके बाद विधि आएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखो अपने, नेक्स्ट प्रश्न है कि खनन कार्य की लाभप्रदता किन दो बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। हमने खनन को प्रभावित करने वाले कारक दो पढ़े, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। अब क्या है, खनन जो कार्य है उसकी लाभप्रदता किन दो बातों पर निर्भर करती है, तो एक तो करती है भौतिक कारक पर और दूसरा करती है आर्थिक कारक पर। भौतिक कारक और आर्थिक कारक पर अच्छा प्रश्न आ सकता है। अब भौतिक कारक पर कैसे करेगी, क्योंकि भौतिक कारकों में खनिज निक्षेपों के प्रकार आएंगे, यानी खनिजों का जमाव, निक्षेप का मतलब क्या है, जमाव, भाई जमाव का प्रकार क्या है। उसके बाद खनिजों की श्रेणी की उपस्थिति की अवस्था बीच में शामिल होती है, यानी किस श्रेणी के खनिज है, कुछ अति उच्च वाले होते हैं या निम्न वाले हैं, मध्यम वाले खनिज है, तो वो सारी बातों पर निर्भर करेगा। ये भौतिक कारक हो गया। अगर हम आर्थिक कारकों की बात करें तो जिनमें खनिजों की मांग आएगी, यानी खनिजों की मांग कितनी है, विद्यमान जो तकनीकी ज्ञान है उसका उपयोग, हमारे पास जो तकनीकी ज्ञान है और उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, अवसंरचना के विषय के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात श्रम पर होने वाला जो खर्च है वो भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये अगर बात करें खनन कार्य की लाभप्रदता, ऐसी दो बात कौन सी है, एक तो भौतिक कारक है, एक आर्थिक कारक है। अगर पूछे कि भौतिक कारक कौन से हैं भाई, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं खनिजों को, तो इसमें खनिजों के निक्षेप जमाव के प्रकार देखे जाएंगे, खनिजों की उपस्थिति की श्रेणी देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आर्थिक कारक में खनिजों की मांग देखी जाएगी, हमारे पास तकनीकी ज्ञान है उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है वो देखा जाएगा, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी, यातायात पर कितना खर्च हो रहा है वो सारा देखा जाएगा। अब आता है खनन की विधियां।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से खनन की विधियां। तो खनन की विधि दो है। खनन की विधि कितनी है? दो है। दो कौन कौन सी है? दो किसके आधार पर? देखो, उपस्थिति की अवस्था व ऐसे की प्रकृति के आधार पर खनन की कितने प्रकार के हैं या खनन की कितनी विधियां हैं? तो दो है भाई। एक है धरातलीय खनन और एक है भूमिगत या कूप की खनन। अगर धरातलीय खनन की बात करूं मैं, इस सबसे सस्ता तरीका है भाई। सबसे सबसे खनन का लिखो, खनन का सबसे सस्ता तरीका है, ये सस्ता तरीका है। ठीक है। और इस भूमिगत खनन की बात करूं मैं, तो ये खनन का सबसे जोखिम भरा तरीका है। ये क्या है भाई? खनन का सबसे सबसे जोखिम जोखिम भरा तरीका है। ठीक है। ये इसमें क्षति होने के ज्यादा चांस रहते हैं, नुकसान ज्यादा हो सकता है, जान माल दोनों का नुकसान हो सकता है। और ये धरातलीय खनन ये सस्ता, सबसे सस्ता तरीका, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है। अब बात करें धरातलीय खनन की। धरातलीय खनन को विपरीत खनन भी कहते हैं। ये एक बार आ चुका है बोर्ड में, खालिस्तान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लगाना, पूछेगा धरातलीय खनन को खालिस्तान खनन कहा जाता है, तो उसमें विपरीत खनन आ जाएगा। यह खनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। ठीक है, ये बात हमने कर ली पहले भी। इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्व उपायों और उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च उपेक्षा का निम्न इनकम होता है। यानी जो धरातलीय खनन है, इसके अंदर सुरक्षा, पहले से उपाय, उपकरण है, इन पर खर्च नहीं होता है। इन पहले से उपाय नहीं करना पड़ेगा अपने को कि हम कैसे किस प्रकार से खरीदेंगे, या अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उपाय करने पड़ेंगे हमने बहुत सारे, तो वो इसमें करने की जरूरत नहीं। आप मैग्नेट लो, रस्सी बांधो, उसकी घसीटते जाओ जमीन पे। ठीक है, भूमि पर धरातल में घसीटते जाओ, उसमें छोटे छोटे तत्व है वो चिपक जाएंगे, तो वो क्या है कि धरातलीय खनन है। तो उसमें कोई पैसा नहीं लगा ना, उसमें कोई अपने को पहले से उपाय करना पड़ा है कि क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं। तो वो एक सस्ता और सरल तरीका है भाई। इस विधि में उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। इस विधि में उत्पादन में क्या होता है? अधिक होता है और जल्दी होगा भाई। ठीक है, ये थी अपनी धरातलीय खनन। अब आता है कूप की, भूमिगत या कूप की खनन। जब ऐसा धरातल के नीचे गहराई में होता है, तब भूमिगत अथवा कूपी खनन विधि का प्रयोग है वो किया जाता है। यानी जो कच्चा पदार्थ है वो धरातल की अधिक गहराई में होगा, तो हम पाइप बिठा के, ये नहीं पतली पाइप बिठाएं, मोटी पाइप बिठाएं जिसमें लिफ्ट भी जा सकती है, गाड़ियां भी जा सकती है। तो इस प्रकार की जमीन में पाइप बिठा के गहराई में जाके फिर जाके वो खनन वो किया जाता है। ठीक है, बाकी विशेषता इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप समझ में आ रही है क्लास? भूमिगत खनन, ये भूमिगत खनन की ही विशेषता है भाई, याद रखना। ठीक है, अरे क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दो भाई। ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी। देखो, कूप की खनन विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित होते हैं। खालिस्तान के लिए प्रश्न आ सकता है कि कूप की खनन विधि में लंबवत खालिस्तान गहराई तक स्थित होते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा? कूपक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कूपक आ जाएगा। उसके बाद जहां से भूमिगत, यानी जहां कूपक गहराई में स्थित है, वहां से भूमिगत गैलेरिया खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली है भाई। ठीक है, इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। यानी जो गैलेरिया, यानी पाइप जो बिठाई गई है, उन पाइपों के द्वारा खनिज जहां तक जमे हुए हैं वहां तक पहुंचा जाता है, और फिर वहां से खनिजों को निकालकर धरातल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, कितना जोखिम भरा है ये। इस विधि में खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की एक तो लिफ्ट लगाई जाती है, यानी जिसको बर्मा बोलते हैं, माल ढोने की गाड़ियां लगाई जाती है, और वायु संचार प्रणाली की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे नहीं होता है। आई बात समझे? तो अगर प्रश्न आए कि भूमिगत खनन विधि में खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों की सुरक्षा और प्रभावी आवागमन हेतु क्या उपाय किए गए हैं? तो आपका उत्तर क्या आएगा? विशेष प्रकार की लिफ्ट लगाई गई है, लिफ्ट, वेदक, माल ढोने की गाड़ियां और वायु संचार प्रणाली की व्यवस्था है वो की गई है। तो ये अगर मैं बात करूं आपसे, एक तो ये खनन का सबसे जोखिम भरा तरीका, अलग से प्रश्न क्या बनेगा कि निम्न में से खनन का कौन सा जोखिम भरा तरीका है? देखना पहले तो, अगर वो उसमें भूमिगत खनन है तो भूमिगत खनन आएगा, अन्यथा ये आएंगे लिफ्ट, वेदक, माल ढोने की गाड़ियां और वायु संचार प्रणालियां, ये सबसे जोखिम भरे तरीके होते हैं। ठीक है, उसके बाद खनन का जोखिम भरा तरीका ये लिख देता हूं मैं, भूमिगत खनन या कहें हम कूप की खनन।
कूप की खनन, ये खनिज का निकालने का सबसे जोखिम भरा तरीका है भाई। फिर ये कहें कि भूमिगत खनन जोखिम भरा तरीका क्यों है भाई, क्यों माना जाता है जोखिम भरा तरीका? क्योंकि यहाँ जहरीले गैस का रिसाव होता है, आग लगने का डर होता है, अचानक बाढ़ आ सकती है और हमेशा इस प्रकार का खतरा है वो बना रहता है भाई। भूमिगत खनन है वो जोखिम भरा क्यों है, ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको बताना है कि यहाँ जहरीले गैसों का रिसाव होता है, आग लगने का डर रहता है, अचानक बाढ़ आ सकती है, तो इस प्रकार की चीजें वहां हो सकती है, तो ये जोखिम भरा एक तरीका है खनिज का। ओके, आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, कौन से विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन और प्रसंस्करण शोधन के कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं भाई? सही बात है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है वो उत्पादन की खनन और प्रसंस्करण के शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन देखो, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत है वो अधिक आने लगी है, यानी खनिज निकालने के लिए श्रमिक लागत अधिक आती है, इसलिए जो विकसित देश है वो खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो उतने ही पैसे से अधिक खनिज है वो दूसरे देशों से खरीद सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि विशाल, जब प्रश्न ये पूछा आपसे कि विकासशील देश, कौन से विकासशील देश, देश देश खनन कार्य में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, खनन कार्य में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसका उत्तर क्या रहेगा भाई? विकसित देश है या विकासशील देश है? विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक, यानी वहां पर जनसंख्या ज्यादा है और विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन के को बनाए रखने के लिए वो खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अच्छा प्रश्न है कि विकसित देश है, विकासशील देश खनन कार्यों को महत्व क्यों दे रहे हैं भाई? विकसित विकासशील देश खनन कार्य को महत्व क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो ये नया प्रश्न है और नया प्रश्न का उत्तर यहां से रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाले का उत्तर पूरा। अगर हमें ये पूछे कि विकासशील देश खनन कार्य को अधिक महत्व क्यों दे रहे, तो उसका उत्तर रहेगा क्योंकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दिया जा रहा है। ये एक नया प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं मैं, बुक में प्रश्न नहीं है लेकिन बुक के अंदर उत्तर जरूर है, उसका क्या है उत्तर जरूर है। फिर एक नोट लगा लिखना आपको कि अफ्रीका के कई देश जैसे घाना वर्ग देश है, दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश, एशिया में आय के साधनों का 50% लगभग खनन कार्य से प्राप्त होता है। यानी अब दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हो गए, अफ्रीका महाद्वीप कुछ देश हो गए और एशिया महाद्वीप कुछ देश हो गए, उनका जो अर्थव्यवस्था में जो योगदान है 50% का जो भाग है आय का, साधनों का आय का 50% भाग वो किससे प्राप्त होता है? वो खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो आज की क्लास कैसे लगी आप बताना मेरे को। टॉपिक अपना खत्म हो गया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो क्लास अपनी खत्म और लेसन भी खत्म। 4 लेसन मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री कराए हैं। अब आपका प्यार कितना बना रहता है, क्योंकि वीडियो लाइक और शेयर करके आगे ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर अपने कल मिलेंगे 5वें लेसन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।